एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ 90 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी। 90 डेज आप लोगों के पास में बचे हैं, कुल मिला के 3 महीने हमारे पास में बचे हैं। आज है 1 सितंबर और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 90 डे स्ट्रैटेजी और 30 डे स्ट्रैटेजी, ये दो स्ट्रैटेजीज है जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ये सबसे कोर टाइम होता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से आज से आपकी तैयारी शुरू कर सकते हो और एक्चुअली में एक्सीलेंस कर सकते हो, या आप लोग जेआरएफ कर सकते हो, या अगर देखा जाए तो नेट भी आप लोगों का बहुत स्मूथली यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से इस पूरी वीडियो में बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद में स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे होते हैं कि क्या 3 महीने में जेआरएफ हो जाएगा, क्या मैम हम तैयारी कर सकते हैं, पेपर 2 को कितना समय दे, पेपर 1 को कितना समय दे। तो कुल मिला के आज आपके सारे डाउट्स जो है वो कोशिश करूंगी कि आप सभी लोगों के सामने मैं सॉल्व कर सकूं। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो या मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आपने करा हुआ है तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सभी लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और तभी से आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.jarfadda.com और अपना एप्लीकेशन भी है जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ में पेड कोर्स लेना चाहते हो या फ्री क्विजेज लेना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कोई और डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। डेली आप लोगों के लिए क्विज आता है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप देना चाहो तो आप लोग उस क्विज को दे सकते हो सो दैट आप लोगों को आइडिया लगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अगर हम लोग यूजीसी नेट के टर्म्स की बात करें तो। राइट तो अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हुए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं या स्पेशली जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ऐसी क्या स्पेशल चीज है जो उन्होंने की और ऐसी क्या गलती है जो हमसे हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, वो सभी चीजों को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपका प्लान ए। अब मैं इसको प्लान ए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्लान बी वाले भी आएंगे जो आएंगे 30 दिन पहले और मुझे बताने वाले हैं और आपको ये कमेंट सेक्शन में मैं दिखाऊंगी भी कि आपको सुनने मिलेगा कि यार 30 दिन बचे हैं मैम, लास्ट 1 महीने में जेआरएफ हो सकता है क्या, 1 महीने में ये हो सकता है क्या, क्या पेपर टाइम पे होगा, क्या पेपर के पोस्टपोन होने के कितने चांसेस हैं, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए लेके जरूर आने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनके लिए प्लान बी आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग प्लान ए पर काम कर रहे हैं और जो ये प्लान ए है बहुत ही सोच समझ के आप लोगों के सामने लेके आई हूं। तो आराम से धैर्य से सुनिएगा कि ये जो पूरी की पूरी मेरी प्लानिंग है, इस पूरी की पूरी आउटलाइन के अंदर ये जो आप लोगों का कोर्स का आउटलाइन है इसमें मैंने आप लोगों को टोटल दिए हैं 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का है मैनिफेस्टेशन का, दूसरा स्टेप है आपके डिविजन का, देन है आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन का, देन है एप्ट टेक्निक अपनाने का और फिर है आप लोगों का जेएमडी। क्या है जेएमडी ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, आराम से बताऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बट ये चीज क्या है, इनका क्या मतलब है, एक एक करके मैं सारे मतलब आप लोगों को एकदम क्लियरली बताने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि ऐसा नहीं है कि आपने कल रात सोचा कि चलो यार यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और बस सुबह उठ के आपने यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और काम हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारे देश के टॉप 10 अकेडमिक एग्जामिनेशन में से, या मैं कहूँ टॉप 5 अकेडमिक एग्जामिनेशन में से आता है। लेवल भी काफी अच्छा होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी इतने कम लोगों का सिलेक्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ भरने वालों के 6% बच्चे हैं जो नेट करते हैं और उसमें से सिर्फ 1% बच्चा होता है जो जेआरएफ करता है। यानी 6% का भी 6% अगर निकाले तो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो लगभग आपके 7 लाख लोग जो है वो फॉर्म को फिल करते हैं। कौन से सब्जेक्ट में होता है, तो 80+ सब्जेक्ट्स के अंदर होता है, अराउंड 84 सब्जेक्ट्स के अंदर होता है। सबसे ज्यादा कॉमर्स के बच्चे देते हैं बट ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है ना। नॉन साइंस वाले जितने सब्जेक्ट है सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ये भी समझ में आ गया कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अगर आप लोग पहली बार यूजीसी नेट के बारे में सुन रहे हो तो मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो बेसिक आप लोगों के है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न के और एलिजिबिलिटी के, वो वीडियो पिंक कर दूंगी। आप सभी लोग आराम से उस वीडियो को देख लेना। बट मैं मानती हूँ अगर किसी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वो डेफिनेटली समझता है कि यूजीसी नेट क्या है, एग्जामिनेशन के बारे में जानता है और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को भी थोड़ा बहुत समझता है। बट
क्या मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो गाइस, आप सभी लोगों को एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है यहाँ पर कि आप सभी लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो चीज आप चाहते हो कि आपके साथ में हो, जो आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ में हो, उसे आप सभी लोग जो है वो पहले से बोलना शुरू कर देते हो। मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलने वाली हूँ कि यहाँ JRF लगाना है या वहां JRF लगाना है, ये मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो समझिएगा। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ घटित होने का संकेत देना। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ मैनिफेस्टेशन होना, देखो मैंने कहीं पढ़ा है ना, किसी किताब में मैंने ये चीज पढ़ी थी कि हमारी जो बॉडी होती है, एक्चुअली ब्रूस ली की जो ऑटोबायोग्राफी है, अभी मुझे याद आया, वहां पर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, उन्होंने हमेशा वाइब के ऊपर बात करी थी और उसने ऐसा बोला था कि जैसी वाइब आप बाहर देते हो वैसी वाइब आपको अंदर मिलती है, वो तो है ही, बट जैसी वाइब हम अपने आप को देते हैं, अपने दिमाग को देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं, वही वाइब जो है वो आपकी बॉडी और आपका दिमाग जो है उस पर काम करता है। यानी जितना आप अपने माइंड को सेट करोगे किसी एक कार्य के लिए, किसी भी एक काम के लिए, जितना ज्यादा आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे या कि अपने माइंड को मेकअप करोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड उसके बारे में सोचने लग जाएगा। देखो, मन जो है वो एकदम बुद्धू सा है, एकदम प्यारा सा है, उसको आप जैसे समझाओगे ना वो वैसे समझ जाएगा। 7 दिन 5 बजे उठने की आदत डालो, 8वें दिन अपने आप 5 बजे उठ जाओगे। 7 दिन 10 बजे उठने की आदत डालो, 8वें दिन अपने आप 10 बजे उठोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो या इम्पॉसिबल है या वैसे है या वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात आप तय कर लीजिए कि मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को अपना माइंड मेकअप करना है। अब माइंड मेकअप से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी लोगों को आपका जो क्यों है उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपका वाई, कि आप क्यों यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो। क्या आप सिर्फ इसलिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो कि बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो चलो साइड में एग्जाम दे देते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर ये आपका रीजन है तो मेरे हिसाब से आपका 10% चांस है कि आप उतने मन से तैयारी कर रहे होंगे जितने मन से हमें करनी चाहिए। और मेरी अगर राय ले तो ना ही करें, आप और किसी एग्जाम में तैयारी में ध्यान लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम नहीं कि एग्जाम को क्वालिफाई किया और आपकी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो आपके रीजंस आपको पता होने चाहिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। हाँ, 2 बड़ी डोमेन यहाँ पे निकल के आती है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है यानी टीचिंग लाइन में आगे जाना है तो आप नेट करते हो, या फिर आप सभी लोगों को अगर रिसर्च वाली लाइन के अंदर आगे जाना है तब आप लोग यूजीसी नेट करते हो। ये तो बड़े रीजंस है ही, बट मैं अपने खुद के रीजन की बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों करना है। जैसे मुझे एक समय पे ये चीज रियलाइज हो गई थी जब मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करी, कुछ में मैं सक्सेसफुल रही, बट सक्सेस वाली बात नहीं, जिनमें मैं फेल हुई उनके बाद जब मैंने एनालिसिस किया कि क्यों फेल हुई या क्या सिनेरियो था, तब मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा फोर्टे शायद बन सकता था मैं उससे रिफ्रेन कर रही थी, उससे भाग रही थी। मैं अपना सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी या बाकी सभी एग्जाम्स को कवर कर रही थी। मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उससे रिलेटेड मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दे रही हूँ, उसके अलावा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी जो फोर्टे है उसे छोड़ के कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और मैं एकेडमिक्स में ठीक ठीक रही थी, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो कभी नहीं रही हूँ, बट हाँ ठीक ठीक रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, एकेडमिक एग्जाम के ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी कहानी, अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो या आपने कभी वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने डिस्कस किया है एक वीडियो में भी ये चीज। बट मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो मुझे मेरा वाई समझ में आ गया था कि मुझे मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और मुझे समझ में आ गया था कि जो मेरी हॉबी है टीचिंग, ये मुझे करना पसंद है। और आज लगभग 4 साल हो गए मैं इसी प्रोफेशन के अंदर हूँ, है ना, सिर्फ यही कर रही हूँ और सोलली डिपेंडेंट हूँ। और मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना। जो भी हुआ, जहां पर भी मैंने जॉब करी या जो अब खुद जब JRF अड्डा को फाउंड किया, तो मैं ठीक है सीख रही हूँ, रोज कुछ नया सीख रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है ये करने में। मुझे मेरा वाइब मिल गया कि मैं क्यों ये करना चाहती हूँ, है ना। 4 साल पहले 5 साल पहले आप मुझसे पूछते कि मेरा भी क्या था, कैसा था, तो जैसे आप हो वैसे ही मेरे भी हाल थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, ये करना है, ठीक है साइंस ले ली, ठीक है मास्टर्स कर लिया, हो गया, सब खत्म हो गया, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि क्यों कर रहे हैं, क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 साल पहले 5 साल पहले मुझे मेरी लाइफ का क्यों मिला, अब मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू बी अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ दैट बिग चेंज जो हम एजुकेशन सिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, स्पेशली लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं। खैर किसी दिन और बात करेंगे, बट हाँ मुझे मेरा वाई समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है।
वैसे ही आपको आपका वाई पता होना जरूरी है। यही चीज है मेरे लिए मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आपका वाई पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं 3 महीने के लिए ही क्यों बोल रही हूँ, देखो भाई, चाहे आप लोग तैयारी आज से शुरू करो, चाहे आप लोग 30 दिन पहले से तैयारी शुरू करो या 1 साल पहले से तैयारी शुरू करो, समय मैटर नहीं करेगा अगर आपकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। 1 साल के अंदर 1 घंटा पढ़ो या आप लोग जो है 3 महीने के अंदर 9-9 घंटे पढ़ो, मेरे लिए तो भैया वो ही बराबर है। और डजेंट मैटर कि आप 9 घंटे पढ़ो या 5 घंटे पढ़ो, कितना मीनिंगफुल आप लोग उससे कंटेंट निकाल सकते हो, कितनी चीजें आप याद रख सकते हो, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ ही रहे हो, 12 साल से लिख ही रहे हो, क्या सारी लिखी हुई चीजें हमको याद है? नहीं याद है। पर जो चीज समझी थी, जो चीज हम याद करना चाहते थे, वो हमको याद है, अच्छे से याद है। शैतानियां कभी नहीं भूलते, क्यों? हमको याद है मैम, हमको प्रैक्टिस हो गई है उस चीज की। तो उसी तरीके से अपना मैनिफेस्टेशन आप लोगों को करना है। देखो, एक बहुत अच्छी चीज है जो मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, है ना। जीवन में कभी कल को ये ना सोचना पड़ जाए कि भाई साहब ये किस लाइन में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो ये ना रतन टाटा जी की एक बहुत बढ़िया बात है कि आप डिसीजन आज लेते हो पर उसे सही या गलत आप फ्यूचर के अंदर प्रूव करते हो। तो आपको अपना डिसीजन आज लेना होगा कि भाई आप सभी लोग जो है वो क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। ये नहीं आना चाहिए, ये डायलॉग नहीं निकलना चाहिए कभी आपका, है ना। ये वेलकम मूवी का डायलॉग है, आप लोगों को याद हो तो। अब सीन ऐसा है कि आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, पिछली बार भी दिया था, नहीं क्वालिफाई हो रहा था, टाइम नहीं है तैयारी करने का, हम जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, या जब नौकरी नहीं लगती है, जैसे बहुत सारे बच्चे ना कमेंट में लिखते हैं नौकरी नहीं लगती है तो क्यों करें, है ना। मुझे भी कभी कभी बोलते हैं कि मैम आपका भी तो हुआ था जेआरएफ, आप क्यों नहीं कर रहे हो, या आप भी तो ये कर रहे हो वो कर। जो नहीं समझते हैं उनको जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो आपको कैरी ऑन करना सीखना होगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास में अब ज्यादा समय नहीं है। कभी कभी हमारे जो एक्शंस है वही इनफ है, आपको बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं आप हर उस कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ, जिसे समझना है वो समझ जाएगा, क्या करना चाह रहे हो वो समझ जाएगा, जब वो चीज हो जाएगी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो कैरी ऑन करना सीखना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आपने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे, अभी भी जस्ट पेड क्लास लेके आई हूँ, इतने सारे बच्चे उस क्लास में भी थे जिन्होंने बोला मैम 2 नंबर से रह गया, अब इस बार हमने पेड लिया है सो दैट हम लोग क्वालिफाई कर पाए। वो बच्चे भी हैं, वो भी लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो बात साफ है, आप नहीं करोगे तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। कंपटीशन इतना कट थ्रोट है और इतना टफ है, तो अगर आपने नहीं किया तो कोई और करके ले जाएगा। तो इसीलिए या तो बैठ के गम बनाते रहो और फिर 10 साल बाद सोचना कि अरे यार तैयारी कर लेते, ये हो जाता वो हो जाता, या फिर अपने आप को शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे के देखो। जैसे ही आप 21 दिन कंप्लीट करोगे अपने इस रूटीन के, आप सभी लोगों को कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। 22वें दिन आपकी वो आदत बन जाएगी, वो हॉबी में आ जाएगा, आपके हैबिट में आ जाएगा। वो चीज करना जरूरी है। तो ये चीज तो थी भाई आपके मोटिवेशन के लिए। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी मोटिवेट एक्सटर्नली देना पड़ता है, थोड़ा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले होते हैं, जैसे कि सभी लोग इंट्रिंसिक वाले नहीं होते ना। जैसे मेरे को नहीं लगता है, मैं इंट्रिंसिकली अपने आप को डांट लेती हूँ, कर लेती हूँ, वो लेते, और फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए, तो आज वो धक्का ही समझ लो कि शुरू के 5-10 मिनट आपको धक्का ही दे रहे हैं कि नहीं भाई जागना पड़ेगा, हो गया बहुत, ठीक है कर ली मस्ती, इधर देख लिया, वो देख लिया, एडमिशन ले लिया कहीं, ये कर लिया, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, या फिर कहीं और कुछ भी कर लिया, ठीक है सब ठीक है, पर अपना ड्रीम याद रखना और उस ड्रीम के पीछे काम करना जरूरी है ना। वाई यू स्टार्टेड वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। जहां आप पहुंचना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशंस मिलेंगे, बट एक्चुअली में आपने क्यों चलना शुरू किया था ये हमेशा याद रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मोटिवेशन की हम लोग करें तो सारी बात मैंने जितना मैं दे सकती थी मैंने उतना मोटिवेशन आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पर करी है। अब मैं मेन चीज पर आ जाती हूँ जो कि है मेरी स्ट्रैटेजी। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए लिखा था चीज डिविजन, मैनिफेस्टेशन हो गया, उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने यहाँ लिखी थी वो लिखी थी डिविजन। यहाँ पर जो डिविजन है, ये डिविजन आपको करना है 3 तरीके के डिविजन्स के अंदर। सबसे पहले टाइम का डिवीजन करना है, टॉपिक्स का डिवीजन करना है, और उन टॉपिक्स के बिहाफ पर आपको टास्क का डिवीजन
करना है। देखो टाइम के डिवीजन के लिए मैं यहाँ पर जैसे कि हर बार बनाती हूँ 3 कैटेगरी बनाती हूँ, है ना। 3 कैटेगरी के अंदर आपको टाइम को डिवाइड करना होगा। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि पहली बार पढ़ना फिर दूसरी बार पढ़ना और फिर रिवीजन करना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके क्लासेस ऑफ बच्चों की जो तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना होता है, सबसे पहले आप लोगों को बनाना होता है एक रोड मैप। अब रोड मैप के अंदर देखो, सबसे पहले आप लोग 90 डेज के लिए एक प्लान बनाओगे, फिर आप सभी लोग 60 डेज पर आओगे, फिर आप सभी लोग 30 डेज पर आओगे, और इन सभी के बीच में आप सभी लोग जो है वो इंडिविजुअली डिवीजन करते हुए आपका 7 डे प्लान बनाओगे। उस 7 डे के अंदर भी आप लोग पर डे क्या करने वाले हो उसका एक प्लान बनाओगे, और इसके अलावा पर डे के अलावा आप सभी लोग जो है वो कितने घंटे पेपर 1 को दोगे, कितने घंटे आप लोग पेपर 2 को देने वाले हो, इन सब का आप लोग प्लान बनाओगे। तो कुल मिला के आपको आपका टाइम डिवीजन करना है किस हिसाब से, इस हिसाब से आपको ये देखना है कि आप सभी लोग जो है वो टाइम डिवीजन के अंदर कितने फ्रीक्वेंट हो सकते हो, कितने फ्रीक्वेंट हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप सभी लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग के अंदर आपको चीजें लर्न करनी है, सीखनी है। स्टार्ट करने के बाद में आप लोगों को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में हमारा कंसोलिडेशन आता है कि हम लोगों को जो भी हमने पढ़ा है उसे अच्छे से कंसोलिडेट करना है, और हमारा ये जो कंसोलिडेशन है इसी का पार्ट है, या फिर मैं यूं कहूं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। मुझे 1000 चीजें आती हो पर वो जो 3 घंटे हैं उसके अंदर वो मुझे क्लिक नहीं कर रही, तो मेरे वो 1000 चीज आना या ना आना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब का नहीं है। तो आप लोगों के लिए जरूरी ये है कि हम लोग सीखें, सीखने के साथ साथ हम लोगों को रिवीजन भी करना है, नहीं तो हम लोग जो सीख रहे हैं वो भूलते जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड ही है जो आप लोग अपनी परमानेंट मेमोरी के अंदर डालते हो। सिर्फ और सिर्फ 3% होती है चीजें जो आप पूरे दिन में पढ़ते हो जो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती है लगभग, ठीक है। अगर बात किया जाए तो कंसोलिडेशन करना जरूरी है। कंसोलिडेशन मतलब पक्का कर लेना। आपको पता है ए फॉर एप्पल है, क्यों, सालों से जानते हो, प्रैक्टिस करे हो उस चीज की, पता है आपको ये चीज, ठीक है ना। तो आपको नई नई चीजें डिस्कवर करनी है। कैसे करोगे डिस्कवर, जब चीजों को एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने का जो समय है वो अब आपके पास में थोड़ा कम है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब आप लोगों के पास में 90 दिन है। यूजीसी नेट सिलेबस को मैं हमेशा मदर ऑफ ऑल सिलेबस बोलती हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी भी ये कर रहे हो कि एक वीडियो यहाँ देख लिया, एक वीडियो वहां देख लिया, एक वीडियो वो देख लिया, एक वीडियो ये देख लिया, किताब भी उठा लिया, अपने नोट्स भी, पड़ोसी के नोट्स भी, कोई स्टेशनरी के शॉप पे भी नोट्स मिल रहे थे वो भी उठा लिए, ये सब अभी भी कर रहे हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। मैं यहाँ पर प्लेजेंट साउंड करने के लिए नहीं आती हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ, यू आर ऑनेस्टली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है, यू कैन क्विट, बट स्टिल अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू करते हो तो मैं आप लोगों को सच सच ही बोलूंगी, और कभी कभी थोड़ा हार्श भी वो चीज हो सकती है कि टाइम वेस्ट अगर आपको करना है तो आपके लिए स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से नहीं है। इसीलिए मान लीजिए कि आपके पास में 90 डेज हैं। ये जो 90 डेज है ये मैं 1 सितंबर से काउंट कर रही हूँ। 1 सितंबर से अगर मैं बात करूँ तो मैं 1 दिसंबर की बात कर रही हूँ। इसमें मैं आप सभी लोगों का जो दिसंबर वाला पार्ट है वो इंक्लूड क्यों नहीं करती हूँ, मैं कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर ध्यान दोगे, और एनालिसिस के अंदर मैं कुछ ही बता दूं, चाहे मैं एनालिसिस में ये बता दूं आपको कि आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी जी, तो भी आप वही पढ़ोगे। उस टाइम पे हमारा जो दिमाग होता है वो कम काम करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग जो है वो एनालिसिस की तरफ भागते हैं, आप देख लेना, और वीडियोस भी सबसे ज्यादा एनालिसिस के ही बनते हैं। दुनिया जहान पे जितने यूट्यूब चैनल्स हैं आपके यूजीसी नेट के, एनालिसिस ही चलेगा, क्योंकि पता है बच्चा भी वही देखता है। बच्चों की वो होती है ना जो दुखती नर्व्स होती है वो पकड़ ले, तो वही वाली चीज यहाँ पर होगी, ठीक है ना, वही चीज होगी। एनालिसिस पर ही आपका ध्यान जाएगा, वीडियोस भी वैसे ही आएंगे, या फिर अब अभी देख लेना आप लोग, नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन, वही वाली चीजें साइकिल चलती रहेगी। तो या तो आप लोग उसमें अपने आप को एंगेज कर सकते हो, या फिर आप अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये इंक्लूड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस वाला टाइम है, मैं भी करूंगी या आप भी करोगे। तो एनालिसिस के दौरान आप जो एनालिसिस में जो टॉपिक आपको मिलेंगे, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, वो आप करोगे, दैट्स ओके। इसीलिए पिछले साल से अपन ने एक नया स्कीम लगाया था कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिलेटेड के जितने भी टॉपिक्स है वो सब अपन करवाते थे, क्योंकि बच्चे को एनालिसिस चाहिए, ठीक है ना।
वो ये नहीं समझ रहा है कि जो पेपर में सवाल ऑलरेडी बन चुका है वो बन चुका है, उससे रिलेटेड चीजें आप लोगों को पढ़नी है। बट एनीवेज ये वाला जो पार्ट है ये मैं नहीं इंक्लूड करूंगी। 1 सितंबर से आप लोगों का 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से आप लोगों का 1 नवंबर और नवंबर से आप लोगों का दिसंबर, टोटल हो गए मेरे पास में 90 दिन। अब 90 दिन में बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और हर दूसरे घंटे हमारे लिए एक नया फेस्टिवल आता है, तो वहां भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, दिवाली भी आएगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में आने वाली है। बट स्टिल मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी होली, दिवाली, राखी, सकरात सब जो है वो बेटा अगले साल से बना लेंगे। इस पूरे टाइम अपने आप को ये 90 दिन देने हैं। इन 90 डेज के अंदर आप लोगों को पेपर 1 और आप लोगों का पेपर 2 दोनों को अच्छे से कवर करना है और कवर करने के साथ साथ अपना डिवीजन करना है। मैं ऐसा मानती हूं कि आप लोगों के शुरू के ये जो 2 महीने रहेंगे, 1 सितंबर और नवंबर वाला अक्टूबर वाला टाइम, यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो 50-50% टाइम डिवाइड करो आप सभी लोगों के पेपर 1 और पेपर 2 में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर 2 को जो है ज्यादा समय देते हैं, पेपर 1 को बहुत कम समय देते हैं, जो गलती मैंने भी करी थी, इसीलिए मेरे ज्यादा नंबर तो नहीं बने थे, 70 के आसपास ही नंबर बने थे, 60-70 के आसपास ही, और ये चीज जो है वो सही नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मैंने पेपर 1 बहुत पढ़ा क्योंकि मुझे पढ़ाना था आप लोगों को, उसके बाद मैंने पेपर 1 काफी पढ़ा है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 को अभी 50-50% टाइम, दिन में अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पेपर 1 और 4 घंटे पेपर 2। जैसे अभी मैं जो क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों की, तो 2 घंटे पेपर 1 की देती हूँ, 2 घंटे पेपर 2 की देती हूँ, ऐसा ही चला ना पेड में। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है कि अभी तो 50-50 ही देना है। हाँ, जब नवंबर शुरू हो जाएगा तब हम लोगों को पेपर 2 के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। क्यों? क्योंकि पेपर 2 के सिलेबस भी बड़ा है और प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, बिफोर आई गो अहेड और मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे जो है वो आपको टॉपिक वाइज डिवीजन करना है, ये चीज रोड मैप जो है ये बहुत क्लियरली मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। अब देखो, ये जो एग्जाम्पल है ये मैं थोड़ा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे पास में जब भी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं तो 3 तरीके के बच्चे आते हैं। एक एकदम सीधा सादा सा, एकदम साइड पार्टीशन, एकदम सरसों का तेल लगा के बालों में एकदम प्यारा सा बच्चा आता है, ये हमारे लिए होता है बिगिनर। ये क्या है? ये है बिगिनर क्लास। ये जो है जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो एकदम जो स्टाइल से एकदम खड़े हैं, ये है पार्शियल पार्टी। और ये जो भाई साहब देख रहे हो बिल्कुल बाबा जी बन चुके, अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति इनको हो चुकी है और ये हमारे लिए कहलाती है मैच्योर पार्टी। मेरे पास में जब भी कोई बच्चा आता है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन पर हो, मैं हमेशा 3 क्राइटेरिया के अंदर उनका डिवीजन करती हूँ और उसी अकॉर्डिंग जो है वो आगे उनसे कोई भी काउंसलिंग या कोई भी बात उनसे इसी तरीके से करती हूँ। अब देखो, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आए बिगिनर्स। बिगिनर्स जो क्यों सीधे साधे अच्छे प्यारे से हमको लग रहे हैं, ये 100% जो है वो ब्लैंक है, ठीक है ना। इसने ना तो ज्यादा दिमाग लगाया है, ना ही ये इच्छुक है ज्यादा दिमाग लगाने के लिए। इसको ये पता है कि मैं बिगिनर हूं, 1 तारीख से मेरी तो नई लाइफ स्टार्ट हो रही है और मैं एकदम ब्लैंक पेपर के जैसे आऊंगा, नई नई चीजें सीखूंगा, पेपर पे अपने लिखूंगा, लर्न करूंगा, समझूंगा, अप्लाई करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये वो बच्चा है। फिर आता है अपना पार्शियल पार्टी वाला। पार्शियल पार्टी वाला, जैसे कि आप शक्ल देख के समझ ही गए होंगे, जो लोग मेरा सरकाज़म समझते हैं, ये वो है जो थोड़े डेढ़ शाने होते हैं। ये आधा समझ चुके हैं चीजों को, 2-4 वीडियो देख के आए हैं, मतलब 2-4% ये समझ चुके हैं किसका क्या, किसका कौन सा, इसका ये है, उसका वो है, पेपर 1 में ये है, सारी ट्रिकें देख के आए हैं। ये पार्शियल पार्टी है। हो सकता है कि इन्होंने एक बार अलटप्पे के अंदर एग्जाम भी दे दिया होगा कि ऐसे ही देख लेते हैं, क्या पता कैसा पेपर आता है। ये वो वाले लोग हैं, है ना, इन्होंने देखा है, इनको थोड़ा थोड़ा समझ है। बट वो कहते हैं ना दैट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर हमें ओवर स्मार्ट या स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। तो ये वो वाला सीन है। ये थोड़े से खतरनाक होते हैं और ये जो है ये थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं, ये मैच्योर बच्चे हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति इसलिए हो चुकी है क्योंकि ये जो है ये रिपीटर्स हैं। ये क्या है? ये रिपीटर्स हैं।
और जो रिपीटर्स होते हैं उनकी दो बस मेन चीजें होती है। सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो गलती थी वो पिछले एग्जाम में क्या हुई, और दूसरी इनको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना रेंज ऑफ स्कोर बढ़ाना है, मान लो आपके 178 आए थे और आपकी कट ऑफ 184 गई थी, तो ये जो आप लोगों के 6 नंबर हैं, ये जो मुझे बढ़ाने हैं 6 नंबर, ये 6 नंबर बढ़ाने के लिए मुझे कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है, या कौन सा टॉपिक में कौन सा वाला पार्ट जो मेरा गलत हुआ था वो मुझे सही करना है। ये वो वाले बच्चे हैं जिन पर आप सभी लोगों को अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो सबसे कम मेहनत एक टीचर को करनी होती है, या कुल मिला के इनको सबसे कम मेहनत करनी होती है, क्योंकि इन्होंने पहले चीजें करी हुई है। ठीक है ना। अब देखो सिनेरियो ऐसा है कि अगर मैं तीनों की बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखनी है कि आप तीनों में से कौन सी पार्टी में आते हो। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो जो 100% बिगिनर्स वाले चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय है, 90 दिन आप लोगों के पास में टोटल है, तो आपको सबसे पहली बात तो ज्यादा बखेड़ा नहीं फैलाना है। मैं हमेशा से ये चीज बोलते आई हूं, किसी भी एक टॉपिक के लिए 2 टीचर्स का परसेप्शन समझना मोर देन इनफ है। 2 के बाद आप तीसरे टीचर के पास जा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझसे पढ़ो, मुझसे समझो, मैं सबसे अच्छा समझाऊंगी पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप देखो अपने जीवन के आप 5 दिन निकालो और 5 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लो कि इस टीचर का देखना है और इस टीचर का देखना है। बट 2 बहुत है, मैं तो कहती हूँ 1 ही बहुत है, बट क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ मिस हो गया तो, या वो वाले सभी बच्चे भी तो उस टीचर को देख रहे हैं, बच्चों में क्या बराबरी ज्यादा होती है कि क्योंकि उसको सब देख रहे हैं तो मैं भी देखूंगा। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो देखो, पेपर देखो, मैच करो, लगता है कि हाँ भाई पढ़ाया हुआ आता है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जहां समझ में आता है आप वहां पढ़ लो। ठीक है ना। मुझे पसंद है कि एग्जाम के दिन मैं बच्चे को देखूं, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोल रही हूं कि डिसाइड कर लो, 2 टीचर मोर देन सफिशिएंट है, बाकी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब यहां पर जो है आपकी जो नैया पार लगाएगा वो लगाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है और आपको डिसाइड कर लेने हैं अपने लाइफ के 100 टॉपिक्स, वो 100 टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही करने हैं। अब ये 100 टॉपिक्स, अगर मैं 100% की बात करूं, ये 100 टॉपिक्स की बात करूं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि इन 100 टॉपिक्स में पेपर 1 और पेपर 2 का डिवीजन आपको कैसे करना है। ये मैं बता रही हूँ स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको 100 टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं। अब ये जो 100 टॉपिक्स है ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस से या तो आप खुद निकाल लोगे, नहीं तो अगर आप लोग को कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पर टीचर निकाल के देता है, जैसे कि मैं आपको निकाल के दूंगी अगर आप एप्लीकेशन पे कोर्स पे आते हो। तो ये चीज वो वाली चीज है जहां पर आप सभी लोगों को क्या करना होता है, अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर सिर्फ टॉप 100 निकाल लो, सिर्फ 100 टॉपिक निकालने हैं और उन 100 टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मैं बिगिनर्स के इसलिए बोल रही हूँ कि आप इनको पहले पढ़ोगे, जैसा मैंने अभी साइकिल बताई, पढ़ने के बाद में आप सभी लोग इनको जो है वो रिवाइज करोगे, कंसोलिडेट करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, कुछ नए मॉक टेस्ट लगाओगे, नई टेस्ट सीरीज लगाओगे, ये सारी चीजें लगाओगे, और ये 100 टॉपिक्स पे अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। हमेशा से एक बोलना रहा है मेरा कि कम पढ़ो पर क्वालिटी पढ़ो, क्योंकि अब आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चेक करता है। आपको किसी भी एक टॉपिक से डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं, ऊपर से नहीं पूछता है। तो इसीलिए 100 ही पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो 100 कि मजा आ जाए। रोज का अगर एक टॉपिक भी पढ़ोगे, 2 टॉपिक भी पढ़ोगे तो भी हो जाएंगे आपके 100 टॉपिक्स आराम से, और कोई कम नहीं है। अब आती है बात ये पार्शियल पार्टी वालों की। पार्शियल पार्टी वाले जैसे मैंने कहा, तो इनका देखो 2 स्टेप चलेगा। पहले तो सफाई होगी, जो गलत पढ़ रखा है या जो चीजें गलत है या जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो जा रही है, क्योंकि इनको बचना किससे है, ये सिली मिस्टेक्स से बचना है। जो हम ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर या अपनी गलती की वजह से गलतियां करके आए हैं, पहले तो उनको ओवरकम करना है। आपके पास में जो भी आपको समझ में आया है, आपको डिवाइड कर लेना है अपनी समझी हुई चीजों को, जो आप लोगों ने एक टाइम पढ़ी हुई है या आपने अच्छे से समझी हुई है, और जो आप लोगों की नई चीजें हैं फिर आप लोगों को वो नई तरीके से सीखनी है। इन बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका काम जो है वो है शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने बहुत अच्छा समझ लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, बट यहाँ पर वो होता है ना कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस वाला सीन, वो वाला सीन है। यहाँ कोई जबरदस्ती का शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपको वीडियो देखने हैं, अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में बनाने हैं, और जितना हो सकता है उतना आपको ट्राई करना है कि आप रिविजन पे ध्यान दो।
ठीक है, आपको आता है 50% आता है, बट आपको 80% भी आ सकता है। ट्राई टू वॉच दैट वीडियो अगेन और ट्राई टू रीड दैट नोट अगेन। दोबारा से एक बार फिर ट्राई करना है, ठीक है ना। जो ये पार्शियल पार्टी है ना, इसमें से पार्शियल हटाना है और जीवन में पार्टी की तरफ जाना है। और पार्टी कब होगी? जब सक्सेस होगी, सिलेक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा, है ना। तो ये चीज करनी है कि इनका मेन फोकस होता है रिवीजन पर, कंसोलिडेशन वाले पार्ट पर आपको ज्यादा काम करना चाहिए। देन आते हैं हमारे मेच्योर पार्टी। जैसा मैंने कहा, ये रिपीटर्स है और इनको पता है इनके लिए क्या है, इनके लिए है प्रैक्टिस वाला पार्ट। देखो, सभी के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट मैं क्यों सबको एक पर्टिकुलर पार्ट पे लेके जाती हूँ? देखो, इनके लिए स्टार्टिंग वाला फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा ये सीखेंगे। मैं आपको फिर कहती हूँ, जितना फर्स्ट टाइमर का रिजल्ट अच्छा होता है यूजीसी नेट एग्जाम में, उतना शायद ही रिपीटर्स का होता होगा, ठीक है ना। ये आप नोटिस करिएगा, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेटेजिकली चलते हैं और इनको पता है कि यार मेरे को ये करना है, कम करना है, पर मेरे को अच्छे से करके जाना है और मुझे कुछ नहीं आता है, तो एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं। बेसिक्स जितने अच्छे आपके इंप्रूव रहेंगे, एकदम फ्रेशन अप रहोगे, उतना बढ़िया है। इनके साथ में जो है वो प्रैक्टिस में क्यों बोल रही हूँ, इन्होंने पेपर देखा है, इन्होंने एक बार तैयारी भी करी है, इन्होंने अच्छे से चीजों को समझा भी है। इनको अपने नंबर या बढ़ाने हैं या जो सिली मिस्टेक्स है उनको कट करना है, उसके लिए प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, टाइमर के साथ टेस्ट सीरीज लगाने हैं। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मुझे इंक्रीज करना है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके थ्योरी तो समझ में आ जाती है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो हमको ये ट्राई करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को सॉल्व करने पे लेके आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग सीखे, कैसे हम लोग कर सकते हैं, चॉइस एलिमिनेशन हम लोग सीखे, कम समय के अंदर ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं किसी चीज को, उन पे ध्यान दें, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें। इनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हैं। तो इस तरीके से आपने क्या डिवाइड किए, आपने डिवाइड किया अपना टाइम, आपने डिवाइड किए कि मैं कौन सी क्लास में बिलोंग करता हूं, और आपने डिवाइड किया कि मेरा टास्क जो है कौन से समय पर ज्यादा होने वाला है। 90 दिन है और मुझे नहीं लगता कि 90 दिन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कम है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को अच्छे से अपने ये जो टॉप 100 टॉपिक्स है इन्हें चूज कर लेना है। आप देखो, आपको पता है कि आपके लिए जो टारगेट है वो कैसे बनाना है। आप सबके पास में 300 नंबर है और मैं कहती हूँ हमेशा कि मुझे तो 200 प्लस चाहिए। जो रेयर सब्जेक्ट वाले हैं वो अपने आप 220 230 तक पहुंच जाएंगे। इन जनरल एवरेज में 200 प्लस अगर आपके 300 में से आते हैं तो यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस टू क्रैक जेआरएफ। अब ये जो 200 नंबर आपको लाने हैं, ये कैसे ला सकते हो? ये आप लोगों का 50 क्वेश्चंस, ये आप लोगों के 100 क्वेश्चंस, यानी यहां से आपको मिलेंगे 100 नंबर और यहां से आपको मिलेंगे आपके 200 नंबर। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपका जो 30% होता है सिलेबस का, वहां से आप लोगों का 70% पेपर बनता है। ये आप लोग जानते हो ना कि एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि आपके 30% सिलेबस में से आपका 70% पेपर बनता है। तो आप सोच के देखना कि मात्र ये 30% क्या आप कवर नहीं कर लोगे आपके पहले पहले मंथ के अंदर ही, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप पार्शियल पार्टी में हो, या चाहे आप मैच्योर पार्टी में हो। सोच के देखिएगा कि क्या आप ये 30% सबसे पहले कवर करने में नहीं लगोगे। हाँ, ये 30% कैसे पिक करना है उसके लिए जो खुद से तैयारी करते हैं, जैसे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली तैयारी में है, वो तो ऑब्वियसली करेंगे, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू। जो लोग पेड कोर्स पे हैं उनको पेड कोर्स में करके देते हैं, जैसे कि हम करके देंगे, या जो जहां से भी आप पेड कोर्स ले रहे हो टीचर आपको करके देखेगा, या कोई बच्चा है जिसने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है आप उनसे पूछोगे। इस तरीके से मतलब या तो आपके लिए कोई खिचड़ी पका के देगा या आप खुद से खिचड़ी पकाओगे, बट आपको सबसे पहले ढूंढना है ये 30%। ये 30% ढूंढने हैं दोनों ही पेपर के अंदर, और आपको ये स्ट्रैटेजाइज करना है कि मेरी वो जो 7:3 स्कीम है वो कैसे लग पाएगी। वैसे तो देखो, अब जैसे आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आने लगा है, कोई भी 7 यूनिट पेपर 1 के अंदर करना अच्छे से और 3 यूनिट को कच्ची पच्ची करके जाना। वैसे तो ये जो है ये अब पिछले 2 बारी के पेपर को देखकर इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, ऑब्वियसली क्योंकि पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया है, बट हाँ ये मैं जरूर बोलती हूँ आज भी कि अगर ये 7 यूनिट आपने ऐसी कर ली है कि कुछ भी पूछ लो तो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर मैं यहां पर 70 नंबर लेके आती हूं और यहां पर 130 लेके आती हूं तो भी मेरे लिए 200 है। यहां पर मैं 80 नंबर लाती हूं और यहां पर मैं 120 लाती हूं तो भी मेरे लिए 200 नंबर है।
यहाँ पर मैं 60 नंबर लेके आती हूँ तो मुझे यहाँ पर 140 नंबर लाने होंगे। अगर मुझे 200 नंबर चाहिए, 200 प्लस नंबर चाहिए, तो कुल मिला के आपको ये पिक करना है ना। अक्टूबर के आसपास आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा ये वाला पार्ट स्ट्रांग है या ये वाला पार्ट स्ट्रांग है। दोनों ही अच्छे होने जरूरी है, बट एक ज्यादा अच्छा होता है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है ये आपको डिसाइड करना होगा कि अगर मैं पेपर 1 के अंदर 80 नंबर ला सकता हूं तो मुझे पेपर 2 के अंदर 60 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि मुझे 120 नंबर मिल जाएंगे। ये मैं बता रही हूँ कि इस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो, और ये मैं सबके लिए नहीं कर सकती हूँ, है ना। ये तो आप अपने लिए करोगे कि आपका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा आपके लिए स्ट्रांग है, ये आप खुद से डिसाइड करोगे। हाँ, बट ये चीज आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार नहीं मैम मेरा पेपर 1 के अंदर है ना 50 स्कोर बनता है, तो आपको रेडी रहना है कि आपको पेपर 2 में फिर 150 लाने होंगे, क्योंकि मेरे लिए तो टारगेट 200 है। अब 200 कैसे कैसे बना सकते हो, उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पता है कि इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास में है। पर मुझे ऐसा लगता है कि 70 स्कोर जो है वो लाना पेपर 1 के अंदर मुश्किल नहीं है। अगर आप 90 दिन दे रहे हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ट्राई करोगे आ सकते हैं। और पेपर 2 के अंदर 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन सही करना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट। सोचो ना, 100 में से मैं कह रही हूँ 70 सही कर लो एक ऐसे सब्जेक्ट में जो आपने आपके पूरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट की तैयारी में पढ़ा है। 100 में से 70, 30 गलत कर दो 30 गलत, कोई दिक्कत नहीं है, बट 70 सही करना मुश्किल नहीं है। सोच के देखना, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस हिसाब से सोच के देखो कि हर वो बूंद बूंद से वो जो घड़ा भर रहा है ना, वो सोच के देखो। आप तो इस तरीके से हिसाब लगा के देखो। टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, और ये करना है, ठीक है ना। अपने गोल बना लो, अपना टारगेट बना लो। जैसा मैंने अभी कहा टॉपिक डिसाइड करने हैं, तो ये मैं टॉपिक डिवीजन बता रही हूँ आपको कि कैसे आप टॉपिक डिवाइड करोगे। अगर मेरे को 100 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मैं कैसे डिवाइड करूँ, मैं कौन से वाले कॉम्बिनेशन में हूँ, और उसी अकॉर्डिंग चलो। पूरी दुनिया बोले, मैं भी क्यों ना बोलूँ आपको कल के वीडियो में बना के कि जो है जी ये वाला टॉपिक पढ़ो, अगर आपके वो 100 टॉपिक्स में नहीं आता है मत पढ़ो। खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। यहां पर हम सब आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक जनरल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं सभी के लिए बना रही हूं, पर आप उसमें से क्या लेके जाते हो वो आप पे डिपेंडेंट है। आप अपने आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए, मेरे पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं आपको एक वे दिखा सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ, डिसीजन लेना आपका काम होगा। आपके 100 टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको डिसाइड करने होंगे, ठीक है। और मेरे 100 टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं डिसाइड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है वो आपका प्लानिंग कर सकते हो। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी प्लानिंग समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाहती थी। अब बात ये आती है कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे डिवीजन करके डिसेंट्रलाइजेशन करना है, यानी कि आप लोगों ने अपना जो ये तीनों डिवीजन किए टॉपिक वाइज, उनमें डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक लगानी है। दिन को अपने डिवाइड करना है। मैं हमेशा करती थी कि एक समय पर केवल पेपर 1 पढ़ती थी और एक समय पर केवल पेपर 2, जैसे कि सुबह के टाइम पे एक, शाम के टाइम पे एक। मैंने पेपर 1 बहुत कम पढ़ा था जैसा मैंने आपको बताया अपनी तैयारी के समय, बट हाँ डिवीजन मैं इसी तरीके से करती थी कि एक समय पर अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रही तो उसी टॉपिक को कवर करती थी, बीच में खिचड़ी नहीं बनाती थी। तो आपको आपके टाइम का डिसेंट्रलाइजेशन करना भी आना जरूरी है। और एप्ट टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई तीनों के लिए ही कि अलग अलग टेक्निक क्या होती है। पहले अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ने के बाद में अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज मतलब ऐसा होता है कि हर पढ़े हुए टॉपिक को एटलीस्ट 3 बार आपको रिवाइज करना है। फिर कंसोलिडेशन पर हम लोग जा चुके हैं और प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि ये सब करने के बाद भी क्या बच जाता है, तो बच जाता है हमारा जेएमडी। और जेएमडी का मतलब है जय माता दी, ठीक है ना। ये सब करने के बाद जो ये जय माता दी वाला फेज है ये आएगा आपका वो 3 घंटे पहले, ठीक है ना। क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो एग्जाम के 3 घंटे में क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक रैंडम प्रोबेबिलिटी वाला एग्जामिनेशन है। क्योंकि आपका पेपर 30 से ज्यादा शिफ्ट्स के अंदर होता है, 30 से ज्यादा शिफ्ट के अंदर पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है। तो पेपर 1 में आपकी किस्मत में कौन सा टॉपिक आने वाला है, या फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे और क्वेश्चन आ गया सिलोजिज्म का, तो देखो ये तो आपके और मेरे हाथ में है नहीं, इसीलिए जय माता दी। तो जेएमडी क्यों करना है हमको, कि वो 30 जो आप लोगों का शिफ्ट है उसमें से आपकी शिफ्ट में कैसा आता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की राय लेके जरूर काम करना, और वो 30% सबसे पहले कवर करना जिसमें से मैक्सिमम पेपर बनता है। जैसे लास्ट ईयर रिसर्च में प्लैगरिज्म में हर शिफ्ट का, या हर शिफ्ट में आप लोग देखो प्लैगरिज्म का सवाल था, तो आपको पता है कि यार प्लैगरिज्म अच्छे से पढ़ना है। और किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं करना है कि हाँ प्लैगरिज्म क्या होता है,
पूरा टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ प्लैगियरिज्म क्या होते हैं, क्या प्लैगियरिज्म होता है और क्या प्लैगियरिज्म नहीं होता है, चारों चीजें अच्छे से समझनी है। क्योंकि आपके पास में आएंगे एमएसओस, आपके पास में आएंगे एमटीसीज यानी मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, और आपके पास में आएंगे असर्शन रीजन। तो पेपर तो लेंदी ही आएगा, मान के चलिएगा। आपकी रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। एक टेक्निक के ऊपर जरूर बात करती हूँ कि हमेशा ट्राई किया करो कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दें। किताब में से क्वेश्चंस निकालना अच्छी बात है, बचपन की आदत है, बट एग्जाम सीबीटी है, तो उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करिए। आज के लिए इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैंने ये ट्राई किया कि मैं आपको सारी की सारी अपनी स्ट्रैटेजी दे दूं जो आप लोगों के 90 दिन काम आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। लगा कि मैंने कुछ जेन्युइन बोला है, मेहनत करी है आपके लिए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आपके लिए कोई बात रह गई है तो वो भी जरूर बता दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।